सो चलो आज स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 9th लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड द टुडेस आवर टॉपिक दैट इज टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप। यानी कि यदि इस कोई रेक्टेंगुलर लूप यानी कि कोई, आपको शायद पता हो तो 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर आता था, पता है सभी को? यस सर। यस क्या सर। होता था उसके Yes, अंदर, sir. पता है ना आपको कि दो क्या होता है जनरली में? चलो मैं रेंडमली रफली में यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, बीच में एक लूप रखते हैं। उस बीच के लूप के ऊपर क्या लगता है, पता है आपको? 10th स्टैंडर्ड में हम वर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, कि करंट पास होता है, करंट पास होता है तो क्या जनरेट होता है? फ्लेमिंग्स के रूल्स के हिसाब से फोर्स जनरेट होता है। फोर्स, यस सर। लेकिन तब हम फोर्स वर्ड यूज करते नहीं कि टॉर्क। लेकिन 11th स्टैंडर्ड 11th फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको अब नए टर्म्स के साथ काम करना होगा जो है टॉर्क। क्यों? जस्ट बिकॉज पहली चीज ध्यान रखो, इसके ऊपर फोर्स लगता ही नहीं है पहली चीज तो। क्यों पता है आपको? नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगल लूप विल बी 0। मैंने यहां ऐसे समझा है, ये पूरा का पूरा करंट पास हो रहा है, ओके। ध्यान रखना बच्चों, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड इनर डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनर डायरेक्शन यानी कि क्रॉस ड्रॉ कर देते। अभी हम मैग्नेट मैग्नेट नहीं ड्रॉ करेंगे, जैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको, ओके। शायद टेक्स्ट बुक में या सॉरी नोट, हमारी जो हैंड रिटन नोट है मेरी, उसमें नहीं होगा ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा समझ लो। इस लूप को मैंने इस फील्ड में डाल दिया, अब लगाओ लो, फोर्स लगेगा, देख लो फोर्स लगेगा कि नहीं। फील्ड कहाँ है? इनवर्ड डायरेक्शन में। लगाओ अपने फिंगर इनवर्ड डायरेक्शन में। करंट जो है इस फील्ड, इसके लिए पहले बात करते हैं, चलो ए बी सी डी, ए डी के लिए बात करते हैं। आपका थंब एडी के हिसाब से रखो, फिंगर अंदर रखो, तो आपका पाम कहाँ खुलता है? इस साइड खुलता है कि नहीं? यस सर। ओके, तो यहाँ फोर्स लगेगा, तो यहाँ आप चेक करोगे तो यहाँ फोर्स लगेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था ये चीज। इसका मीनिंग सामने जो फोर्स लग रहा है उसका नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। लेकिन यदि अब उस केस में तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स 0 है, सॉरी फोर्स 0 है। अब हम टॉर्क लगता है लेकिन कितना लगता है वो पता नहीं है। अब ये केस में जब उस पेपर को हम ऐसे ही रख देते, ओके, पैरेलल टू फील्ड, तो क्या टॉर्क भी लगेगा इसके ऊपर? कोई टॉर्क का मीनिंग क्या है? ऐसा फोर्स जिससे ये जो हमारा कोइल है वो घूमे। थोड़ा मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ओके, वीडियो चालू करके समझाने का। ऐसे समझ लो, दिख रहे हैं आपको? यस सर। ऐसे ऐसे प्लान। अब मैं इसको इस साइड से खींच रहा हूँ, एक को इस साइड से खींच रहा हूँ, ओके। कोई कुछ इफेक्ट होगी इससे? सेम फोर्स से देख लो, समझ लो ये मेरी एडी साइड है, एडी, और ये बीसी है, ये बीसी इस साइड की, खींच रहा हूँ, कुछ इफेक्ट होगी कि नहीं? मूवमेंट होगा, कोई वर्क होगा, टॉर्क मिलेगा? टॉर्क 0, क्योंकि फोर्स 0 है और सामने। अब मैं इस साइड से, यानी कि आपकी ए बी और सी डी, फिगर में भी देखो, टेक्स्ट बुक में भी देखो और यहाँ भी देखो, ए बी एंड सी डी। जब मैं वीडियो चालू करता तो आपको ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। यस सर। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे मुझे पता चले किस हिसाब से आपको दिख रहा है, ओके। एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे बाद में भेज देना। चलो, तो आप स्क्रीन में देखोगे जो आपको यानी कि स्क्रीन में ए बी साइड है, ये समझ लो आपकी ए बी साइड, ये पीछे वाली है, ये सी डी साइड है। अब मैं खींच रहा हूँ, एग्जैक्टली प्लेन है, इसको सामने से खींच रहा हूँ, कुछ लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस साइड खींचा तो भी कुछ फर्क नहीं, इस साइड खींचा तो भी कुछ फर्क नहीं। यानी कि जब पेपर ऐसा प्लेन होता है, ऐसे ऐसे एग्जैक्टली ऐसे 0 डिग्री पे पैरेलल होता है, इस केस में टॉर्क भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। इस केस में टॉर्क भी हमारा क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि F1 तो सामने F2 सेम आया, यहाँ F3 तो सामने F4। उसको जनरली एक कोई नाम देते हम, सेम
लाइन में आ रहे फोर्स, इसको कौन सा नाम था, तुझ लाइन ऑफ एक्शन फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, टॉर्क रोटेशनल मोशन में सीखा होगा, लाइन ऑफ एक्शन, याद करो ये यस एक्शन, सर, लाइन यस ऑफ सर, एक्शन, फिजिक्स में था। हाँ फिजिक्स में। तो लाइन ऑफ एक्शन में ये दोनों फोर्स सेम आ रहे, ये F3 एंड F4 सेम लाइन में फोर्स है, देखो सेम लाइन में ये लाइन है, ये दोनों सेम लाइन के फोर्स है, F1 F3 भी सेम लाइन के फोर्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम लाइन के जो फोर्स होते हैं इसमें कोई टॉर्क लगता नहीं, तो यहाँ नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन यदि समझ लो उस लूप को मैं ऐसे क्रॉस रखूं, तो फिगर में थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्रॉस रखो, जो पहले कैसी थी, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट। पहले ऐसी थी स्ट्रेट, ए बी सी डी। अब मैंने ए बी सी डी को ऐसे घुमाया थोड़ा, तो इतना थीटा एंगल घुसा, यानी कि थीटा एंगल से रोटेशन हुआ थोड़ा। अब क्या होगा, देखो यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं और यहां से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो फोर्स है F1 एंड F3, यानी कि CD और AB के ऊपर का फोर्स F1 एंड F2, वो तो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ही फोर्स है, देख लो। तो इक्वल इक्वल फोर्स है, ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो AB एंड CD के ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं। अब बचा ये भाग, कौन सा, तो AD एंड BC। तो इसमें मैं यहां से घुमा रहा हूं, इसको मैं यहां से घुमा रहा हूं, तो क्या होगा पता है आपको, इससे यहाँ फोर्स लगा F3 और यहाँ फोर्स लगा F4, तो क्या होगा ऐसे। अब मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ वीडियो चालू करके। पहले ऐसा था, ऐसे और ऐसे करे, कुछ भी नहीं फर्क हुआ। अब ऐसे कर रहा हूँ, अब ऐसे देखो, पता चला। यस सर। अब यस सर। अब मैं उसको ऐसे इस साइड के फोर्स, कौन से AB एंड CD वाला फोर्स, कुछ फर्क हुआ, देखो AB और CD के ऊपर, नो सर। AB और CD के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उससे कोई भी टाइप का टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स से दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते। लेकिन समझ लो मैं यहां से इस साइड फोर्स खींचूंगा, यहां से इस साइड और यहां से इस साइड फोर्स खींचूंगा, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यहां से Yes, इस sir. साइड और यहां से इस साइड फोर्स खींचूंगा, तो क्या होगा, देखो ऐसे हो जाएगा। मैं अभी आपको पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पेन से बता रहा हूं आपको। यहाँ फोर्स इस साइड, यानी कि ये जो जिस साइड में फोर्स है उस साइड में ही उसकी डायरेक्शन होगी और उसका रोटेशन होगा, देख लो। तो जैसे ही इस पेन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पेन की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। यस स्ट्रेट हो सर। जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अभी यार याद करो वो एग्जाम्पल, कुछ डाइपोल मूवमेंट वाला एग्जाम्पल, पहले ऐसे था, यस सर। बाद में इसके ऊपर फोर्स लगा, धीरे 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 वैसे हो जाएगा, बाद में स्ट्रेट होना स्टार्ट कर दिया। तो एग्जाम्पल Yes, sir. कॉम्ब और पेपर का एग्जाम्पल याद आया कुछ। यस सर। तो सिमिलरली Yes, sir. यहाँ भी AD एंड BC के ऊपर फोर्स लगा, AD एंड BC के ऊपर फोर्स लगा। अब हम उसको थोड़ा सा वो टाइप के केस में समझाने का ट्राई कर रहा हूं मैं आपको, टॉर्क के लिए। तो समझ लो ये पेपर ऐसे है। अब ये जो ABBC है ना, उसकी हम साइड की वैल्यू रख देता हूं मैं। AD जो है, AD उसकी लेंथ है, मैं एक मिनट पैम्पलेट्स में जो है ना वही रखता हूँ अल्फाबेट, जिससे आपको एटलीस्ट ज्यादा इजी समझ में। जस्ट 1 मिनट, ओके ओके। यहाँ है B और यहाँ है A, ओके। तो ये हुआ A, ये समझ में आ रहा है ना, ये रहा ये बात, ये हुआ। दोनों फोर्स यहाँ लग रहे हैं, देखो एक इस साइड लग रहा है और एक इस साइड लग रहा है, तो पता चल रहा है ना आपको। यस सर। ओके, तो ये दोनों फोर्स है, उसके बीच क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं, नाम दे देना है तो आप ऐसे दे सकते हो ABM।
तो बी एम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यदि ये एंगल थीटा हो तो बोलो बी एम कितना होगा? बी एम ये वेक्टर जो है इसलिए तो बोल रहा हूं यार, वेक्टर के लेक्चर में प्रेजेंट रहे हो। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वेक्टर के लेक्चर्स के अंदर 11th में। आप अकेले नहीं थे जो 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर अटेंड कर रहे थे, आपके साथ 11th स्टैंडर्ड वाले भी थे। कोई भी 11th का रिमूव नहीं हुआ था। 12th वाले ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर नहीं थे, बचे थे। ऐसे अपने आप एटीट्यूड रखोगे तो नहीं पास भी हो जाओगे, पास भी हो नहीं सकोगे फिजिक्स में। बोलो चलो बी एम किसको क्या बोलते हैं? ए वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। बीएम को क्या बोलेंगे? ए साइन थीटा, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो टॉर्क, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। में थोड़ा इजी तरीके से समझा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड दी थी इसलिए। ओके, तो एसएलआर में जो मेथड है बेस्ट है, बहुत इजी है, इसलिए मैं वही समझा रहा हूँ आपको। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना लगेगा? चलो फोर्स, तो फोर्स पहली चीज तो आपको पता है कि भाई ए बी और सी डी के ऊपर तो लगने ही नहीं वाला है। ए बी और सी डी के ऊपर तो फोर्स लगने ही नहीं वाला है। अब बच्चा कौन सा फोर्स? F3 एंड F4। F3 एंड F4। यदि हम F3 एंड F4 को एक ही फोर्स मान ले, सिंगल फोर्स F, तो इसके और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना था? बोलो चलो। आई बी बी। याद हो तो बील फॉर्मूला था, बील बील। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी कि करंट, आई पास हो रहा है। लेंथ कितनी है? लेंथ बोलो। आई बी आई बी आई बी। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि बी एम कितना मिला? ए साइन थीटा मिला कि नहीं? ए इंटू बी क्या बोलते हो इसको? देख लो, ये ए है, ये बी है, रेक्टेंगल है। ये तो हमने क्रॉस रखा हुआ, बाकी है तो रेक्टेंगल ही ना। ए इंटू बी क्या बोलते? बोलो। एरिया। एरिया, वेरी गुड। तो बी आई, ए इंटू बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। यस सर। ये टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया आपको इस टॉपिक का, फाइनल फॉर्मूला। बोलो कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। सर यदि टॉर्क को हटा दे तो ऐसा लिख सकता हूँ, बी बी, बाद में बोलो क्या आएगा? बोलो एक एक आई पहले क्रॉस हाँ हाँ आई क्रॉस है, लेकिन पहले एक काम करते हैं, आई और ए को मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको, अभी खाली याद रख लो मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए। डिटेल्स में हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन अभी टेम्पररी याद रखो। टेक्स्ट बुक वाले ने बहुत बड़ी गलती की, ये टॉपिक जो एक्चुअली क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए, उसको अभी यहाँ पहले रख दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। जैसे याद करो, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू q इंटू 2a था, याद आया? डाइपोल मोमेंट p, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट m। यहाँ चार्ज है तो वहां, यहाँ सॉरी इस चैप्टर में करंट है तो वहां चार्ज था, इसमें एरिया है तो यहाँ लेंथ थी। तो सिमिलरली डाइपोल मोमेंट में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू b इंटू एम साइन थीटा भी लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, यस सर। तो टॉर्क t इज इक्वल टू, लेकिन जनरली ऐसे लिखते हैं एम बी साइन थीटा। ओके, एम आगे लिखते हैं जनरली, तो एम बी साइन थीटा ये आपका फाइनल फॉर्मूला मिला। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो एम क्रॉस एम क्रॉस बी। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले तो, कि भाई पेपर जब प्लेन था, पैरेलल था, तब इसके ऊपर लग रहे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट थे, तो कैंसिल हो गए, कोई टॉर्क नहीं, कोई फोर्स नहीं। लेकिन इस पेपर को जैसे मैंने थोड़ा टर्न किया तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स ए बी एंड सी डी के ऊपर तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ओके, लिनियर में है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो साइड है बीसी एंड एडी, ये साइड कौन सी? बीसी एंड एडी, इस साइड के ऊपर एडी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो दोनों फोर्स चाहे इक्वल है, फोर्स दोनों F1 एंड F2 इक्वल ही है, इसलिए तो हमने F लिया ना यहाँ डायरेक्टली। F क्यों ले लिया? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है, F3 एंड F4। तो फोर्स तो यहाँ दोनों सेम है। कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? एडी, फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान दो, आराम से समझ लो, कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बता देना। इसके ऊपर फोर्स F1 F2 इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसल।
इसके ऊपर फोर्स F3 F4 इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है। समझ में आ रहा है? इक्वल है लेकिन सेम लाइन के अंदर, सेम लाइन नहीं, भले ऑपोजिट लेकिन सेम लाइन के अंदर नहीं है। ओके, लीनियर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो फोर्स है, आपको पता अभी मैंने समझाया कि इस टाइप की कोई चीज है, उसको यहाँ फोर्स लग रहा है, उसको यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये जो फोर्स है वो रोटेशनल मोशन जनरेट कर रहा है, यानी कि टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा। अब हम बात करेंगे उस टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लगा था, तो बी, लेंथ हमने ली थी इसकी, ये जो ब्रेथ बी ली थी और लेंथ हमने ए ली थी। तो ये जो वायर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ हमने बी ली, यहाँ BIL, एल लेंथ की जगह बी ली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM। ओके, इसका और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम बात करते हैं ये बात। ओके, उसको थोड़ा डिटेल्स में सीखना है तो यहाँ मैंने कहाँ ड्रॉ किया था, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM। तो वो हुआ A sin थीटा। यहाँ मैंने A sin थीटा लगा दिया। A sin थीटा लगाने के बाद A इंटू बी को मैंने लग दिया, A कैपिटल है, BIA, I इंटू A को मैग्नेटिक मोमेंट M लिख दिया। तो हम, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नाउ हम अलग अलग केस के लिए बात करें। जनरली कोई भी टॉपिक है उसमें कर लेते हैं, खींचने के लिए, टॉपिक को खींचने के लिए यहाँ कर रहे हैं हम। जब एग्जाम में पूछे 3 मार्क्स का तो थोड़ा खींचना होता है, ऐसे खींच सकते हैं। थीटा 0 ले हम, कौन सा केस हुआ पता चला? ये कौन सा केस जो अभी मैंने बात की थी ना, थीटा 0 पैरेलल एकदम, क्रॉस नहीं, तो टॉर्क 0 लग रहा है क्योंकि MB sin 0। मैंने बताया था ना, जब वैल्यू पैरेलल में हो तो टॉर्क 0 लगता है, लेकिन जब थीटा 90 हो तो मैक्सिमम लगता है। पेपर को ऐसे एग्जैक्ट 90 रख दो, ऐसे, मैं वीडियो चालू कर रहा हूं, ध्यान दो, ऐसे, और मैं यहां से इस साइड और यहां से इस साइड फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। पूरा का पूरा आधा ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि थीटा 90 होगा, थीटा यदि 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, MB, M इंटू बी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। अब यदि ये तो एक ही कोइल थी, ऐसे बहुत सारी कोइल होती है जनरली, एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली जब बात कर बहुत सारी कोइल होती है। तो N टर्न के लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू MB sin थीटा। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको पता ही है। क्लियर है ना ये चीज? तो यस सर। यस सर। तो वो लोग के डाउट है इसमें, N लगा देना है टोटल, यदि N नंबर ऑफ टर्न हो तो N लगा देना है। जैसे यहाँ टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB, ये जो फॉर्मूला है T, इसमें N लगा दो तो ये बन जाएगा। ऐसे काफी सारे अलग अलग जनरल फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। NIAB मिलेगा, NMB sin थीटा मिलेगा, MB sin थीटा मिलेगा। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज है, मेन फॉर्मूला तो यही है, इसमें से सारे बने हुए हैं। बोलो इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट टॉपिक लो। नो सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, कोई देखो एक चीज ये यहाँ बहुत एनसीईआरटी में दिक्कत वाली, कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक का नाम है कि भाई सर्कुलर करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। सर्कुलर करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि पता है ना, मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ऐसा बिहेव करता है। कौन? सर्कुलर करंट लूप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में इसके ऊपर तो कोई बात की ही नहीं है, और एक्स्ट्रा जो नकामी बात थी, 2-3 फॉर्मूलाज लिखे, उसको कंपेयर किए, ये सब कुछ बताया हुआ। अब ये चीज अब भले आप एग्जाम में लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं, क्योंकि कोई भी फिजिक्स टीचर्स जो होते हैं बोर्ड के पेपर चेक करने जाते हैं, एटलीस्ट इतना तो उसको कॉमन लॉजिक, कॉमन नॉलेज होता ही है कि टॉपिक किसके ऊपर किया है, आपने क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वाले ने क्या किया है, 2-3 खाली थियरिकल लाइन लिख दी इस टॉपिक के ऊपर, डिटेल में नहीं समझाया हुआ है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना इस टॉपिक को, क्योंकि अब बाद में टेक्स्ट बुक में से नहीं पता चलेगा आपको। सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैं आपको डिटेल में सिखाता। उससे पहले हमने जो डाइपोल मोमेंट की बात की थी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, बोलो? Q इंटू 2A था कि नहीं भाई? 2 चार्ज थे, याद करो, पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A, यानी कि यदि 2 चार्ज
इंडिपेंडेंटली एग्जिट करते हैं कोई भी केस में, तो उसमें डाइपोल जनरेट होना जरूरी है। तो सिमिलरली यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकती है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में भी यदि दो पोल हो, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस नॉर्थ एंड, यहाँ हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो यहाँ नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो यहाँ भी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलती है, जिसका फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट एम, कैपिटल एम लिखेंगे हम, m इंटू 2l। जैसे यहाँ चार्ज था, जैसे मैग्नेट हुआ, यहाँ 2a है, तो यहाँ लेंथ डिस्टेंस 2l हुआ। ओके, यहाँ ध्यान रखना कि मेन चीज क्या है, m यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है यहाँ, वो आप सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में इसके बारे में। अभी हम ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आराम से अच्छे से टॉपिक को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये सब कुछ अभी खाली याद रख लो ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा है। तो सिमिलरली सिचुएशंस, यदि मैं ऐसा कोई लूप लेता हूं मैं, उसमें से करंट जनरेट कर रहा हूं, तो आपको पता है जब कोई भी लूप के अंदर करंट पास होता है तो आसपास क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है आसपास? करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती है यार। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ जो करंट कैरिंग लूप है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसके आसपास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बोलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही बोलते हैं ना इसको, इनवर्ड। क्लॉकवाइज में इनवर्ड आता है, इनवर्ड डायरेक्शन। अब ना पता चले तो मेरी गलती नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक आता था ऐसे, याद करो। अब याद आया कुछ? यस सर। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होती है तो उसमें कौन सा पोल जनरेट होता है मैग्नेट में? साउथ पोल, याद रखना। और एंटी क्लॉकवाइज में, याद आया ये? नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें को याद रखना होता है फिजिक्स में यार, भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। आउटवर्ड और नॉर्थ पर, तो ये क्लियर है, ऑलरेडी आ चुका है। ओके, टीचर्स ने नहीं बताया तो उसकी गलती है, आपकी गलती है, लेकिन ये आ तो चुका है पक्का। यही कुछ देखा दिखा लिखता है कि नहीं आपको कहीं देखा हो ऐसा कुछ? तो यस सर, इसका हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कोयल है मेरे पास, ये जो कोयल अभी हमने बात की थी, ये कोयल की, कहाँ कोई कोयल? ओके, कोयल को हमने मैग्नेट बना दिया, चलो नई कोयल ले लेते हैं। उस कोयल में से करंट पास हो रहा है, करंट की बात कर रहा हूँ यहाँ, इलेक्ट्रॉन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। करंट, आपको पता है इलेक्ट्रॉन उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ समझ लो करंट पास हो रहा है। ध्यान देना, एग्जाम में काफी बार ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बता देते, तो पूरा का पूरा फंडा चेंज हो जाता है। समझ में आया यहाँ? तब पूरा का पूरा फंडा चेंज होगा, इस केस में आ जाएगा वो, क्योंकि एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, उसका मीनिंग क्या कि करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये फंडा क्लियर है ना सभी को, करंट एंड इलेक्ट्रॉन का? यस सर। तो करंट ऐसे घूम रहा है, कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप ऊपर से देखोगे तो ये भाग कौन सा हुआ? साउथ पोल हुआ। साउथ पोल हुआ कि नहीं? यस सर। अब यही चीज, जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 3D में समझा, लेकिन नीचे से देखोगे तो उल्टा कुछ दिखने को मिलेगा। देखो, आप सिचुएशन को इमेजिनेशन करो, नीचे से देखो तो करंट कुछ एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नीचे से। यस सर। नीचे से आप देखोगे तो Yes, यहाँ sir. एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे घूमी, ऐसा ही करंट कैरिंग लूप के अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आई, कहाँ? साउथ टू नॉर्थ। कोइल के अंदर, ध्यान रखो, कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हुई? साउथ टू नॉर्थ। वो कैसे पॉसिबल है? याद रखो कि मैग्नेट के अंदर साउथ एंड नॉर्थ पोल था, मैग्नेट के अंदर साउथ और नॉर्थ पोल था। याद हो तो कि नॉर्थ में से निकल के साउथ में एंटर होती है बाहर, और अंदर साउथ में से नॉर्थ में जाती है, याद है?
मैग्नेटिक फील्ड Yes, Yes, लाइन। sir. yes, sir. तो Yes, sir, याद है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कोयल के अंदर जब बात करते तो क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ आई कि नहीं, कोयल के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि इस कोयल जो है वो कैसा बिहेव करेगी, मैग्नेट जैसा बिहेव, बार मैग्नेट जैसे कुछ बिहेव करेगी। और यदि मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी तो इसका भी पोल होते हैं 2 पोल, और जब 2 पोल होते हैं तो 2 पोल के मैग्नेटिक मूवमेंट भी होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है मैं कहां से कहां ले जा रहा हूँ। पहले मैंने इलेक्ट्रिक मूवमेंट के लिए बात की, बाद में हम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए बात की। मूवमेंट किसका होता है, 2 चीज होती है, पोल होते हैं, चार्ज होते हैं, इसका मूवमेंट होता है। मोमेंट किसका होता है, 2 चीज, 2 पोल, 2 चार्ज का। तो यहाँ साउथ एंड नॉर्थ 2 पोल जनरेट हुए किसके अंदर, इस लूप के अंदर, करंट कैरिंग लूप के अंदर। तो 2 पोल जनरेट होने से उसका खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ। और उस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला खाली याद रखना है, I इंटू ए, चार्ज, जो अभी हमने ऊपर के सिलेबस टॉपिक में यूज किया हुआ था। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस? Yes, sir. कॉन्सेप्ट खाली समझ लो, ये थियरी नहीं पूछने वाले आपको कभी, ज्यादातर कॉन्सेप्ट समझ लो कि कहां से कहां हम गए। पहले कोई भी चीज को मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए, डाइपोल का मीनिंग डाइपोल, पोल, 2 पोल होने चाहिए। तो सर्कुलर लूप में तो कहां से पोल थे, सर्कुलर में कहां पोल हुए, तो हमने प्रूफ किया कि जैसे यहाँ करंट जनरेट हुआ था, ऐसे फील्ड जनरेट हुई, 2 फील्ड में आपको पता है साउथ से नॉर्थ हुआ, तो साउथ एंड नॉर्थ 2 पोल हुए। उस 2 पोल यदि एग्जिस्टेंस करते हैं तो सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगी, और यदि बिहेव कर रही है तो उसका खुद का मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट भी होना चाहिए। तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हुआ I इंटू ए। थोड़ा मैं देखो, मैं अभी क्या हुआ कि मैंने ये वैकेशन में, लॉकडाउन में ज्यादातर क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ ली है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको ऐसा लगे कि सर ज्यादा डिटेल में जा रही है आप, तो मुझे बता देना, तो मैं ओवरऑल समझा दूंगा बाद में। ओके, ये ऐसी चीजें जो जनरली ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ काफी बार। ओके, लेकिन आपको पता चलना चाहिए मेन कॉन्सेप्ट। बोलो आगे बढ़ू मैं अब इससे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना, इसमें Yes, कोई sir. डाउट नहीं ना किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. अब हम आगे बढ़ते, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अभी तक, अभी जो किया वो कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अब जो एनसीईआरटी में दिया है क्या है, तो कंपैरिजंस किया हुआ है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2/x² प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2, था कि नहीं? याद करो ऐसा फॉर्मूला यार। Yes, sir. Yes, sir. आर, जब x मच ग्रेटर देन आर ले लेते तो x आर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आर तो गया, तो एक क्यूब था, सॉरी स्क्वायर था, तो उसके ऊपर 3/2, तो 2 कट हो जाएगा, ये आर तो गया, तो x क्यूब बचा। तो बोलो सही है? Yes, sir. यदि ये क्लियर है आपको, तो Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते। म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, पाई से। अब पाई आर स्क्वायर यानी कि क्या हुआ, एरिया सर्कुलर लूप का, हुआ कि नहीं, सर्कुलर लूप का एरिया। अब I इंटू ए इज इक्वल टू हुआ m, I इंटू ए यानी कि m, हुआ कि नहीं? Yes, sir. जनरली मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता था कि नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ 4 पाई लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन x। जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है कुछ, जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ फॉर्मूला था मैग्नेटिक डाइपोल का, एक्सिस के लिए, सॉरी इक्वेटर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन टू केपी बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। Yes, sir. कार क्यूब Yes, sir, याद है। केपी बाय आर क्यूब याद हुआ, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Yes, 2 इंटू पी अपॉन आर को भूल जाओ, एक्स लेते हैं। चलो अभी डिस्टेंस तो वेरिएबल है ना, तो कुछ जाना पहचाना लगा आपको दोनों को, देख लो सेम जैसा फॉर्मूला Yes, मिले। sir. तो यानी कि Yes, sir. जो मैग्नेटिक फील्ड में जो म्यू नॉट काम कर रहा है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट काम करेगा।
और इससे क्या पता चला, म्यू नॉट और एप्सिलॉन एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लो, है कि नहीं? यहाँ Yes, म्यू sir. नॉट था, यहाँ 1/एप्सिलॉन आया इलेक्ट्रिक फील्ड में। सॉरी, अभी यहाँ ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, एक साइड मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ। ये कंपैरिजन आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम आएगी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला भूल जाओगे ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला याद होगे ना, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला बना सकोगे। पता चल रहा है कि मैं क्या बराबर, आपको समझ लो ये फॉर्मूला भूल गए, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता है कि जहां डाइपोल मोमेंट P आता था तो यहाँ M आना चाहिए, एप्सिलॉन आता था तो यहाँ 1/म्यू आना चाहिए। तो ये याद होगा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट, तो ये फॉर्मूला आप खुद डिजाइन कर सकोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में B आता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड में E आता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट था तो यहाँ 1/एप्सिलॉन आना चाहिए। यहाँ डाइपोल मोमेंट M है तो यहाँ P होना चाहिए। भी पता चल रहा है कि नहीं कंपैरिजंस आपको? Yes, sir. Yes, याद sir. रख लो, मोस्ट IMP चीज है ये कंपैरिजंस। ओके, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला भूल ही जाता था, जनरली मैं भूल जाता सच में। तो मैं क्या करता था, ये फॉर्मूला, क्योंकि आगे आगे के चैप्टर होते हैं ना वो ज्यादा एकदम क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उत्साह में थोड़ा, जैसे 12 स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट ला ही देना है, बहुत जुस्सा होता है अंदर स्टार्टिंग में। तो उस जुस्से में एक दो चैप्टर तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बाद में धीरे धीरे वो जुस्सा डाउन होने लगता है। अब डाउन हुआ, इसका मीनिंग वो कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट कम क्लियर हो गए तो फॉर्मूला भी कम आने वाला है, फॉर्मूला कम हो गए तो एग्जाम में भूलने का चांसेस है। तो इसलिए हम ऐसे कंपैरिजन से थोड़ा लॉजिक लगाने के बाद भी कुछ एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखने का कुछ कंपैरिजन है जिससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा। बोलो, कोई डाउट है इसमें, इस टॉपिक में कोई डाउट है? No, sir. पक्का? No, sir. ओके। Yes, अब sir. हम आगे बढ़ते, लास्ट टॉपिक हमारा आज का, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, वन टाइप ऑफ द ऊपर का जो टॉपिक देखा वही है, लेकिन थोड़ा हम डिटेल्स में जाएंगे। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 1-2 IMP क्वेश्चंस, 1 मार्क्स का IMP क्वेश्चंस 1-2 ऐसे है जो इसमें हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक था हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डाइपोल मोमेंट के आसपास, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड करना, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है किसके आसपास, तो जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम उससे लेना देना नहीं है, हमें तो खाली चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। ओके, ध्यान रखो, यहाँ जो हम जो डायरेक्शन जो उस केस में लेते थे ना, उसमें केस चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ केस ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन समझ लो ऐसे घूम रहा है। उसका मीनिंग क्या हुआ, बोलो चलो। डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड या मोमेंट की कहाँ होगी, मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, बोलो चलो। पहले तो ये, हाँ बोलो चलो पहले, बाद में हम पूछता हूँ मैं। बोलो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ये एंटी क्लॉकवाइज है। इनवर्ट। मैंने वही चीज बताई थी, इस केस में हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे वो करंट की कर रहे थे, नहीं कि इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां हम Yes, sir. डायरेक्शन देखते थे करंट की, यहाँ इन लोगों ने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुई। अब क्लॉकवाइज यानी कि एस यानी कि कहाँ होगी, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। वेरी गुड, इनवर्ड। और ना याद नहीं तो ऐसे मैं ऐसे याद रख दो, नॉर्थ में से निकली। अब निकली यानी कि कहाँ, बाहर आएगी यानी कि आउटवर्ड। पता चला, नॉर्थ में निकल रही है, साउथ में घुस रही है। नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसी यानी कि अंदर गई यानी कि इनवर्ड। तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. मैंने ऐसे Yes, याद sir. रखा है कि नॉर्थ में निकली, नॉर्थ से निकली यानी कि बाहर निकली।
क्योंकि बाहर निकलेगी ना, अंदर तो नहीं निकलेगी। ओके, तो बाहर निकले यानी कि आउटवर्ड, तो नॉर्थ में आउटवर्ड और साउथ में इनवर्ड। क्लियर ना? ये तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट की इनवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली करंट तो क्लॉकवाइज ही है, और क्लॉकवाइज करंट में डायरेक्शंस होती इनवर्ड डायरेक्शन। बोलो, डायरेक्शन में कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। बस, अब फॉर्मूला तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है सच में। तो अब ये घूम रहा है तो कुछ करंट भी पास होता होगा उसमें, और करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, टाइम है टी, टी का फॉर्मूला ये रेडियस आर हो, तो बोलो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन pi r upon v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस और स्पीड है v। ओके, पैम्पलेट में ना एक भूल से इक्वेशंस में चेंज हो गया, ध्यान रखना। मैं अब आप अभी याद आया, चलो दृष्टि आई। ओके, खाना खाने गई होगी। चलो, EV अपॉन 2 पाई आर। कनिष्ठ तो जोरदार है नंग, इसने लेक्चर जब स्टार्ट किया तब नहीं था। जैसे लेक्चर एंड होने वाला उसको पता चल गया आधे घंटा ज्वाइंट हो जाएगा। उसको पता है कि सर जनरली लेक्चर्स एंड में अटेंडेंस लेते हैं और एक बार नाम भी देख लेते हैं। सही है ना कनिष्ठ? सॉरी, नहीं आया ना अभी, मेरे लिए पढ़ रहा है बेचारा, इसलिए। चलो, सो करंट I इज इक्वल्स टू EV अपॉन, बोलो कोई डाउट है इसमें पहले? नो सर। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को ऊपर ले लिए, EV अपॉन 2 पाई आर। ओके, अब समझ लो, मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? फॉर्मूला बोलो। I इंटू ए था सर्कुलर लूप का, यस सर। वन टाइप ऑफ सर्कुलर लूप ही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो। तो I तो हमने ये डालेंगे, एरिया में डालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट आर स्क्वायर कट, तो बचा क्या? EVR बाई 2 बचा, देख लो। EVR है वो, PVR नहीं है, ध्यान रखना। EVR बाई 2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें, ये भी हो सकता है, देख लो। सॉरी, ये नहीं हो सकता है, ये अभी यहाँ ही रखेंगे। चलो इसको, EVR बाई 2। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? क्योंकि m से मल्टीप्लाई करना, मैंने p तो लिख दिया लेकिन m नहीं है। ओके, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करना, तो एक तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब थोड़ा दूसरे फॉर्मूला में जाते हैं। तो आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा किसी को? एंगुलर मोमेंटम का, रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड में। linear momentum, एंगुलर मोमेंटम, radius into linear momentum. रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर Yes, मोमेंटम sir. का फॉर्मूला था m इंटू ई, m इंटू वी, था कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम में यस सर। L इज इक्वल टू आर एम वी, हमने एम वी आर भी लिखते थे याद रखने के लिए, याद हो तो। अब ये हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट और ये हुआ एंगुलर मूवमेंट। तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट का रेशियो हम फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट का रेशियो। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला था EVR बाई 2, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है MVR। लगाओ चलो, क्या बचा? कैंसिल से V कट हो E रहा by है, 2M. कट हुआ तो E E upon 2R। अपॉन 2M नहीं, एम M यार, तो गोया है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखो, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट का जो रेशियो है उसको गायरो मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। जायरो मैग्नेटिक भी काफी बार प्रोनाउंस होता है, जायरो मैग्नेटिक। एक मार्क्स का सबसे अहम क्वेश्चन इस चैप्टर का, मैग्नेटिक रेशियो, सॉरी मूवमेंट नहीं, रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल्स टू E अपॉन 2M। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। जायरोमैग्नेटिक यानी कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का हमने फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया था EVR बाई 2, एंगुलर मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला किया MVR, उसका रेशियो ले लिया, तो यहाँ ये वैल्यू बची। और ये जो वैल्यू होती है कौन सा?
मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट का जो रेशियो E by 2 है, उसमें यदि E की वैल्यू कितनी है आपको याद हो तो 1.6 10⁻⁻⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9131। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू मिलती है 8.8। अभी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली पेम्पलेट में है इसलिए, ओके, लेकिन आपको ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे याद नहीं रख लेना, ये वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। सीबीएसई वाले याद रख सकते हैं इसको। बहुत आईएमपी एमसीक्यू में बहुत बार पूछते थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दे तो ये चेंज होगा, मास चेंज हो जाएगा। ओके। तो इसलिए मैं ये क्यों नहीं याद रखने को प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसे वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये जनरल फॉर्मूला वो याद रख लो। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो No, सर। sir. अब हम वापिस पूरा का पूरा टॉपिक को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने क्या किया, स्टेप टू स्टेप जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो एस जैसा बिहेव हुआ, क्लॉकवाइज एस यानी कि एस, और एस यानी कि इनवर्ड, याद है ना, एन यानी कि निकलना और एस यानी कि अंदर जाना, तो इनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूला में पहले हमने करंट का फॉर्मूला डाला, बाद में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डाला, बाद में एंगुलर मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट को m बोलते हैं, एंगुलर मोमेंट को हम L बोलते हैं, और फोर्थ हमने किया जायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का रेशियो। बोलो यहां तक कोई डाउट है? स्टेप टू स्टेप जाना है, बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, एक दूसरे की वैल्यू डाल दी है मैंने। अब हम थोड़ा सा एक आगे स्टेप जाएंगे। वैसे ये टॉपिक आपका एक नेक्स्ट 2-3 चैप्टर के बाद आने वाला है, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज बोहर्स मॉडल्स। बोहर्स मॉडल्स, एटॉम जो चैप्टर है ना, एटॉम्स, न्यूक्लियस, ऐसे चैप्टर्स के अंदर ये बहुत डिटेल में गए हैं। अभी यहाँ खाली नाम ले लेते हैं उसका। जो एंगुलर मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है। कितना? मुझे पता है अभी आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला यहाँ से, लेकिन अभी दिया हुआ टेक्स्ट बुक में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, ओके। बाकी ये डिटेल्स में आप 3 चैप्टर के बाद सीखोगे। तो ये वैल्यू है NH/2π। ये वैल्यू क्या है? NH/2π। यहाँ n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 अलग अलग अलग, ओके। बोलो कोई डाउट है इसमें? पहले तो नो सर। ओके। अब यदि इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में डालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? पहले तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट का रेशियो E/2, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसमें हम L की जगह ये वैल्यू डाल देते, L को यहाँ लगा देते। चलो L की जगह डाला हमने NH/2π। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक नया फॉर्मूला मिला मुझे, EH/4πm, और एक बचा n। ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी एटॉम्स के लिए यूज कर सकता हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन एक है यानी कि 1 ले लेना है, प्रोटॉन है तो 1 लेना है, ओके। लेकिन ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो 2 लेना है। यदि हम 1 ले, ध्यान रखने एक टर्म से बहुत कम स्टूडेंट्स को जनरली याद रहता है, जब n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू मिलती है EH/4πm की, उसको हम बोर्स मैग्नेटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक में डाल दिया है, बोर्स मैग्नेटॉन्स, BM। डिटेल में नहीं जाना है आपको, लेकिन अभी इतना याद रख लो खाली, ये टॉपिक खाली। बोलो बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π, मैग्नेटिक मोमेंट में M/L फॉर्मूला था, ओके। L को हम यहाँ ले गए, बाद में ये वैल्यू डाल दी, ये फॉर्मूला मिला आपको, इसको हम बोलेंगे बोहर मैग्नेटॉन। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का कोई No, डाउट sir. नहीं है आज के टॉपिक में? कोई भी टॉपिक में प्लीज डाउट हो तो बोल देना यार। एक स्टेप भी आगे देखो, एक ये फिजिक्स कैसी चीज है पता है आपको? एक टॉपिक भी आप में डाउट
छोड़ दिया ना, स्किप कर भी चलेगा सर, समझ लूंगा या बाद में समझ लूंगा, ये याद कर लूंगा, बाद में वो टॉपिक में कभी भी अब मास्टर ही नहीं ला पाओगे। देख लो एक बार घुमा देता हूँ, यदि कुछ डाउट हो दिखा दे तो बता देना मुझे। पहला टॉपिक हमने किया टॉर्क, ओके, टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर लूप। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया BAIN या M into B MB sin थीटा। कैसे निकाला, तो पहले हमने ये देखा, बाद में टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद में एक मिनट हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, बाद में BIL वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये sin थीटा, बाद में ये डाल दिया, फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, ये खास ध्यान रखना। एक पॉइंट आपको बताना है कि यदि वो पैरेलल है ऐसे प्लेन पेपर, जैसे मैंने बताया था पैरेलल, तो चारों साइड फोर्स 0, टॉर्क 0, लेकिन यदि ऐसा है एंगल में तो टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव हुआ। सेकंड टॉपिक की बात करें हम, बाद में ये टॉपिक को समझा देना। लास्ट सेकंड टॉपिक था सर्कुलर करंट लूप बिहेव कैसे करेगा मैग्नेटिक मोमेंट में। तो हमने कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हो रहा है लूप के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट को समझने से, तो करंट जब जनरेट हो रहा था तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ थी, तो हमें चलाया गया था आगे के स्टैंडर्ड में कि मैग्नेट के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। इसका मीनिंग ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, और जैसा मैग्नेट बिहेव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होना चाहिए, और आई इंटू ये फॉर्मूला डिराइव किया। बाद में ये तो आपको पता ही है, कंपेरिजन किया हुआ आगे के टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के। और लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन का, इसमें पहले करंट आई का E/T E/π T की वैल्यू, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू A, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। बाद में एंगुलर मूवमेंट R इंटू P, ये फॉर्मूला। करंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, बाद में ये दोनों का रेशियो लिया तो आपको जायरो मैग्नेटिक वैल्यू मिली। ओके, रेशियो मिला। बारे में बोर्स मॉडल के बारे में 2-3 टॉपिक जो समझा दिए, और उसमें जो लास्ट वैल्यू बची उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ओके, बोलो आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? हर एक स्टूडेंट्स का यस होना चाहिए, यदि सभी को क्लियर हो तो मैं लेक्चर खत्म करूं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो, सो लेक्चर अब यहाँ मैं